एवरीवन, मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल द लीगल ईगल। हमने पहले बात की थी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के चैप्टर नंबर 2 बाइपार्टाइट फॉरम्स के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं इसी कोड से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में और साथ ही जानेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे लेबर लॉ सीरीज की सेकंड वीडियो के साथ। इंडस्ट्रीज में होने वाले सभी तरह के डिस्प्यूट्स को सेम मैनर में सॉल्व नहीं करवाया जा सकता, और ऐसे ही डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में मैकेनिज्म ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स का कंसेप्ट आया। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 आया। एंड आफ्टर अमैल्गमेटिंग, सिंप्लीफाइंग एंड रिपीलिंग दीज लेबर एक्ट्स, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इज प्रिपेयर्ड। ये एक्ट यूनियन बनाने के लिए वर्कर्स के राइट, वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करवाने के लिए रेगुलेशन बनाने के लिए ब्रॉडर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। ये कोड लॉज रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग्स में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन और स्लीक सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इन पर्टिकुलर एरियाज को रेगुलेट करता है, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ वर्क कमिटी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग यूनियन, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, illegal strikes and lockouts, procedure for retrenchment and re-employment of retrenched worker, compensation to workers in case of transfer of establishment, prohibition of layoff, closure of an industrial establishment। इन एरियाज को द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड रेगुलेट करता है। बाइपार्टाइट फॉरम्स में वर्क कमेटी और जीआरसी से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन ZJ में स्टैंडिंग ऑर्डर्स की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो मैटर्स गिवन हैं उससे रिलेटेड ऑर्डर्स को स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा जाएगा। बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर्स रूल ऑफ कंडक्ट है फॉर द एम्प्लॉयज रिलेटिंग टू मैटर्स गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में कुछ 11 मैटर्स दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं या ऑर्डर्स बनाए जाते हैं उनको स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहा गया है। इन्हीं रूल्स को इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज को मानना होगा और इन्हीं टर्म्स पर काम करना होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स उन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को प्रिपेयर करने होते हैं जिनमें 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हो, या पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 300 या उनसे ज़्यादा वर्कर्स ने काम किया हो। एज पर शेड्यूल 1 जिन मैटर्स पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स तैयार किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स कि वो परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं, अप्रेंटिसेस हैं, प्रोबेशनर्स हैं, या फिर बदली से आते हैं या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जैसे वर्कर्स के पीरियड्स, आवर्स ऑफ वर्क्स, हॉलीडेज, पे डेज या वेज रेट्स को इन्फॉर्म करने के तरीके, शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस और लेट कमिंग, या फिर छुट्टी या हॉलीडे के लिए अप्लाई करने का तरीका और अथॉरिटी जो छुट्टी देगी, सर्टेन गेट से प्रीमाइसेस में एंटर करने की रिक्वायरमेंट और तलाशी लेने की लाइबिलिटी, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के किसी सेक्शन को बंद करना और रिपोर्ट करना, काम के टेम्परेरी रुकने या एम्प्लॉयर या वर्कर की इनसे आने वाले राइट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन और एम्प्लॉयर और वर्कर्स से दिए जाने वाले नोटिसेस, मिसकंडक्ट या ऐसे एक्ट या ओमिशन जो मिसकंडक्ट कंस्टिट्यूट करते हों उनके लिए सस्पेंशन और डिसमिसल, एम्प्लॉयर या उसके किसी एजेंट या सर्वेंट अगर किसी वर्कर के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करता है या गलत तरीके से किसी तरह की वसूली करता है तो ऐसा होने पर निवारण पाने के मीन्स या साधन, ऐसा कोई अदर मैटर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर दे। इन सभी मैटर्स पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर के सर्टिफिकेशन के लिए प्रोसीजर इस कोड के सेक्शन नंबर 30 में दिया गया है। एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइड करवाने का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज फर्स्ट शेड्यूल और इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टैंडिंग ऑर्डर का एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसके बाद एम्प्लॉयर उस ड्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिकली या किसी और अदर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सर्टिफाइंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। फिर वो सर्टिफाइंग ऑफिसर ड्राफ्ट मिलने पर उसे ट्रेड यूनियन या एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉरवर्ड करके अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो विद इन 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर सुइटेबल मॉडिफिकेशंस करवा लेगा।
अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर स्टिपुलेटेड पीरियड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को ही सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर मानकर उसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में इन्फोर्स करवा दिया जाएगा। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर हमेशा फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। एज पर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन नंबर 30, सर्टिफाइंग ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रोविजंस के फेयरनेस या रीजनेबलनेस को एडजुडिकेट कर सके। एक बार अगर स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड हो गया तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पर उसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा, यानी उन्हें उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स के प्रोविजन को मानना ही होगा। जो भी टर्म स्टैंडिंग ऑर्डर में दी गई है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, शिफ्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, इन्हें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को कंपलसरी फॉलो करना होगा। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के द्वारा नॉन कंप्लाइंस के केस में वो एज प्रोवाइडेड इन द कोड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का सहारा भी ले सकते हैं। सेक्शन 86 का सबसेक्शन 11 ये बताता है कि अगर एम्प्लॉयर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को नहीं मानता है या नॉन कंप्लायंस करता है तो उसे 1 लाख से 2 लाख तक के बीच के फाइन से भी पनिश किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाय बाय।